हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रविंद्रास 24x7 एंड अड्डा 24x7। तो दोस्तों, जीएस एनसीईआरटी, तो इस बैच में हम लोग देख रहे थे आपके पॉलिटी, ठीक। और पॉलिटी में हमारा टॉपिक चल रहा था आपके कौन सा, सिटीजनशिप, यानी कि आपके नागरिकता। अब नागरिकता के इस टॉपिक पर हम आगे आते हैं। तो नेक्स्ट एक डाउट है आपके कि किसी की सिटीजनशिप समाप्त हो जाती है तब आपके क्या होगा। अब डिपेंड आपके करता है कि सिटीजनशिप किस स्थिति में समाप्त आपके हुई है। जैसे मान लिया कि आप अमेरिका रहते हो कुछ सालों तक और अमेरिका की सिटीजनशिप आपको अगर मिल जाती है। अब आपके अगर अमेरिका की सिटीजनशिप आपको अगर मिल जाती है, ठीक, तो ऐसी स्थिति में आपके क्या होगा, ऐसी स्थिति में आपके होगा ये, यूएसए की सिटीजनशिप मिल जाती है तो आप रिनंसिएशन यानी वॉलंटरी मेथड से भारत की सिटीजनशिप को आप छोड़ दोगे और आप अमेरिका के नागरिक आपके बन गए, ठीक। ये तरीका आपके हुआ। अब इस तरीके में आपके क्या होगा कि इस तरीके में सीधा सीधा सा आपके हुआ ये कि आपके पास किसी एक देश की नागरिकता है और आप अमेरिका में ही आप रह रहे हो, या भारत आके आप सिटीजनशिप छोड़ा भी है तो आप स्वेच्छा से उस देश में चले जाएंगे, भारत के सिटीजन को मिलने वाले बेनिफिट आपके बंद हो जाएंगे। ये पहला मेथड हुआ। अब आते हैं इसके बाद आगे दूसरा, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन के केस में हमने आपको बताया कि भारत सरकार आपके क्या कर दे, किसी की नागरिकता को टर्मिनेट कर दे। अब नागरिकता को टर्मिनेट कर दे जैसे कोई देशद्रोह की गतिविधि में लिप्त हो आपके, ठीक। इसके अलावा आपके कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज में आपके लिप्त हो, तो इस सिचुएशन में आपके किया क्या जाएगा, ठीक। इस सिचुएशन में आपके किया ये जाएगा, ठीक है, कि आप लोगों को आपकी सिटीजनशिप समाप्त अगर हो गई और अगर आप देश में ही हैं, ठीक, तो सीधा आपको जेल में डाल दिया जाएगा, ठीक है। अब तीसरी कंडीशन आपके होती है कौन सी, डिप्राइवेशन। डिप्राइवेशन यानी कि वंचितीकरण। वंचितीकरण वाले केस में आप याद रखना कि अगर किसी ने इंडिया की सिटीजनशिप आपके धोखे से आपके हासिल कर लिए, अब धोखे से हासिल कर लिए तो सरकार ने डॉक्यूमेंट चेक किए और डॉक्यूमेंट चेक करके सरकार ने आपके देखा कि आपने तो फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट बनवा रखे हैं, आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है ही नहीं, तो सरकार आपको सिटीजनशिप से डिप्राइव करेगी, ठीक। और यहां आपको एक डिटेंशन सेंटर में आपके रख सकती है सरकार, ये प्रोविजन होता है एक आपके डिटेंशन सेंटर में, और फिर आपसे पूरी पूछताछ करेगी और जिस देश के फिर आप रहने वाले हो फिर वो उस देश को क्या करेगी, वो आपको भेजने की व्यवस्था करेगी। लेकिन ऐसा तभी संभव है जब उस देश के साथ हमारी आपकी इस प्रकार की संधि साइन हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम एनआरसी के केस में असम में देखें, असम में जब आपके एनआरसी की आपकी कैलकुलेशन हुई या एनआरसी को आपके मेंटेन किया गया तो असम में हमने देखा कि 19 लाख लोग आपके बाहर हो गए आपके इस डाटाबेस से। इसका मतलब आपके क्या हुआ कि असम में जो आपके कहा गया, जब इस एनआरसी को आपके लाया गया तो व्यवस्था आपके क्या थी कि 25 मार्च 1971 से पहले का आपके किसी ने वैलिड प्रूफ अगर प्रस्तुत कर दिया असम में रहने का तो वो असम का सिटीजन हो गया, और अगर उसके बाद अगर कोई घुसपैठिया आया है तो भले ही उसने वोटर आईडी कार्ड बनवा रखा है, उसको क्या कर दिया जाएगा, भारतीय नागरिकता से डिप्राइव कर दिया जाएगा। तो अब इन लोगों की नागरिकता समाप्त हो गई, नागरिकता संबंधी मिलने वाले समस्त अधिकार समाप्त हो गए। अब इन 19 लाख लोगों को बांग्लादेश भेज भी देते, लेकिन हमारी बांग्लादेश के साथ ऐसी कोई संधि साइन नहीं है कि अगर आपका कोई घुसपैठ हो जाए भारत में तो हम आगे वापस भेज देंगे। तो अब यही आपके ये है, यही विवाद का विषय आपके बना हुआ है कि अब इन 19 लाख लोगों के भविष्य का क्या होगा, ठीक है। तो यहां आपके 3 कंडीशन आपके हुई। पहली कंडीशन आपके वॉलंटरी यानी रिनंसिएशन, इसमें आप स्वेच्छा से जा सकते हो, कुछ नहीं होगा। टर्मिनेशन की स्थिति में अगर आप देश के अंदर हो तो आपको उठा के जेल के अंदर भी डाला जा सकता है, ठीक है। और डिप्राइवेशन की स्थिति में आप जिस देश के नागरिक हो वंचितीकरण में, उस देश भेजने की आपकी व्यवस्था की जाएगी, ठीक है। अब हम आते हैं इससे आगे। तो ये आपकी जो डाइट है आपकी डिप्राइवेशन वाला, वही हमने आपको एनआरसी के केस में आपके बताया था। कोशिश तो ये की जाएगी कि वो लोग वापस चले जाएं, लेकिन हमारी कोई संधि नहीं, इसलिए अटक गया मामला, ठीक। लेकिन बस इस केस में ये हो गया कि वो असम में रह जरूर रहे हैं, जो उनको बेनिफिट मिलने थे वो समाप्त हो गए सारे सिटीजन्स को मिलने वाले। कोई भी व्यक्ति एक साथ आपके 2 कंट्री की सिटीजन आपके बिल्कुल ले सकता है, ड्वेल सिटीजनशिप, ठीक। अब यहां सिटीजनशिप में होता क्या है कि जब आपके एलपीजी आपके बड़ा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। एलपीजी जब आपके बढ़ा तो पूरे विश्व के देशों के बीच में एजुकेशन, कल्चर, बिजनेस, ठीक, ये आपके सारी चीजें आपके क्या हुई, ये बढ़ना आपके शुरू हुई। तो इन क्षेत्रों में आपके जो आपके स्पेशलिस्ट पर्सन थे जिन्होंने अपना एक अच्छा मुकाम बनाया था इन क्षेत्रों में, तो उन लोगों को अपने अपने देशों में लाने की प्रयास आपके कई देश की सरकारें करती हैं। तो इस आधार पर कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन रखी जाती है, एक छूट रखी जाती है हर देश के द्वारा कि अगर उस देश की सरकार चाहे तो कुछ विशेष आधारों पर किसी दूसरे देश के नागरिक को सिटीजनशिप का दर्जा दे सकती है, ठीक। जैसे कि हम आपके देखें बिल गेट्स जैसे लोग,
ठीक, माइक्रोसॉफ्ट के आपके फाउंडर जेफ बेजोस जैसे लोग, तो ये आपके बहुत बड़े बिजनेसमैन है वर्ल्ड के, और विश्व के सब छोटे छोटे देश चाहते हैं कि हमारे देश में ये इन्वेस्ट करें, और हमारे देश में इन्वेस्ट कब करेंगे, जब हम उनसे जुड़ेंगे। ठीक, यानी हम उनसे कहेंगे कि हम आपको सिटीजनशिप देते हैं अपने देश की, आप हमारे देश में इन्वेस्ट करो। तो बिल गेट्स जैसे लोगों की बात करें तो विश्व के कई देशों की सिटीजनशिप मिली हुई है आपके बिल गेट्स जैसे लोगों को। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट, और कोई डाउट? अब नेक्स्ट है, याद रखना, अब एक आपके डाउट पूछा गया है कि जिसकी सिटीजनशिप समाप्त होगी क्या उसके फंडामेंटल राइट समाप्त होंगे? तो फंडामेंटल राइट आपको हमने दो प्रकार के बताए थे, एक तो वे फंडामेंटल राइट जो भारत में रहने वाले सिर्फ नागरिकों को हैं, सिटीजन्स को हैं, और एक वो जो सिटीजन्स के साथ फॉरेनर्स को भी हैं। तो जो सिटीजन्स को मिलने वाले फंडामेंटल राइट हैं वो समाप्त हो जाएंगे। ठीक, और वो फंडामेंटल राइट जो सिटीजन के अलावा विदेशियों को भी मिलते हैं वो आपके बने रहेंगे। ठीक है, तो सिटीजनशिप आपकी अगर समाप्त हो गई तो ऑटोमेटिक सारे, ठीक, जितनी भी आपकी पीढ़ियां आगे की हैं सबकी सिटीजनशिप समाप्त होगी, बेनिफिट बच्चों को भी आपके नहीं मिलेगा। अब हम आते हैं इससे आगे। ठीक, अब हम एक एक करके आगे समझते हैं। ड्वेल सिटीजनशिप आपके क्या होती है, दोहरी नागरिकता, इसे आप समझ लो। ठीक, तो नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं आपके ड्वेल सिटीजनशिप। ठीक, अब नेक्स्ट यहाँ आपके एक डाउट है कि कोई भी एक साथ मैक्सिमम कितने कंट्री की सिटीजनशिप ले सकता है। तो बेसिकली सिटीजनशिप के बारे में याद रखना, आपके सिटीजनशिप तो किसी व्यक्ति के पास एक ही देश की होती है। अगर अन्य देशों की नागरिकता उसे मिल रही है सिटीजनशिप, तो वो आपके क्या होता है, एक स्टेटस होता है सिटीजनशिप का, और उस स्टेटस के तहत उस व्यक्ति को उस देश में कुछ फैसिलिटीज मिलती हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम इन पीआईओ की अगर हम बात करें या ओसीआई की हम बात करें, तो ये भारत के एब्सोल्यूट सिटीजन नहीं है, और ना ही इन्हें भारत के एब्सोल्यूट सिटीजन की तरह फैसिलिटीज मिलती हैं। ठीक, याद रखना कि इन्हें सिर्फ सिटीजनशिप का स्टेटस दिया गया है। ठीक, इस स्टेटस के तहत आपके सीमित सुविधाएं प्राप्त करते हैं, जैसे कि पासपोर्ट हासिल कर लें उस देश का। ठीक, उस देश में हो सकता है वीजा लेने की जरूरत आपके ना हो। ठीक है, तो ये आपके करते क्या हैं, कुछ सीमित सुविधाओं को प्राप्त करते हैं, ना कि आपके ड्वेल सिटीजनशिप के तहत ये किसी देश के नागरिक या पूर्ण नागरिक हो सकते हैं। ये पॉइंट याद रखना। ठीक, तो सिटीजन तो कोई व्यक्ति एक ही देश का होगा। अगर कोई दूसरा देश उसे सिटीजनशिप दे रहा है, इसका मतलब दूसरा देश उसे सिटीजनशिप का स्टेटस दे रहा है, और उस स्टेटस के तहत उसे कुछ सुविधाएं दी जाएंगी जो सिटीजन्स को दी जाती हैं। क्लियर? अब इसके बाद में नेक्स्ट, कोई भी अगर आपके वीजा पर इंडिया आता है तो वीजा पर तो आपके इंडिया वही आएगा ना आपके जो इंडिया का सिटीजन नहीं है, क्योंकि जो इंडिया का सिटीजन होगा उसे भारत आने के लिए वीजा लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जो वीजा पर आपके इंडिया आया है उसे इंडियन सिटीजन की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा, ध्यान रखना, और ना ही उसे इंडियन सिटीजन के राइट दिए जाएंगे। अब हम आते हैं इससे आगे। तो अब नेक्स्ट आगे समझना आप लोग, सबसे पहले तो हम ये देखें कि ड्वेल सिटीजनशिप यानी कि दोहरी नागरिकता आपके होता क्या है। तो दोहरी नागरिकता हम आपके कहते कैसे हैं, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास दो देशों की नागरिकता हो, तो वो ड्वेल सिटीजनशिप आपके हो गई। ठीक है, अब आगे समझना, इंडिया में ड्वेल सिटीजनशिप का प्रोविजन आपके सिर्फ किसके लिए किया गया है, पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक, अब यहां याद रखना कि पीआईओ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और ओसीआई ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ओसीआई क्या है, ये भी पीआईओ का आपके एक टाइप है, कुछ अलग से नहीं है। पीआईओ आपके कौन लोग हैं, ये भी भारतीय मूल के नागरिक हैं। ओसीआई कौन लोग हैं, ये भी भारतीय मूल के नागरिक हैं। बस अंतर इतना क्या था, पीआईओ के पूर्वजों ने भारत 26 जनवरी 1950 से पहले छोड़ दिया था, ओसीआई के पूर्वजों ने भारत को 26 जनवरी 1950 के बाद छोड़ा है। तो ओसीआई भी पीआईओ की एक कैटेगरी है। ठीक, वर्तमान में पीआईओ और ओसीआई दोनों को मिला के सिर्फ हम ओसीआई ही बोलते हैं, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर, जो दोनों का कंबाइन कार्ड है आपके। ठीक है, पहले ये स्टेटस अलग अलग थे, अब दोनों को क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया। अब इसके बाद में नेक्स्ट आगे याद रखना, ड्वेल सिटीजनशिप की अगर हम बात करें तो आपके ये कब दी गई। तो ड्वेल सिटीजनशिप आपके कब दी गई, इससे रिलेटेड हम कहानी को देखते हैं। फिर हम ये देखेंगे कि ड्वेल सिटीजनशिप के तहत फैसिलिटीज क्या दी गई हैं। फिर हम समझेंगे आपके कि ड्वेल सिटीजनशिप का आपके इंपॉर्टेंस आपके क्या है, और इसके बाद में नेक्स्ट हम फिर आपके आगे समझेंगे। ठीक, ड्वेल सिटीजनशिप की आपकी लिमिटेशन यानी कि सीमाएं क्या हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आपके एक डाउट है, अगर कोई बड़ी पोस्ट पर हो और उसके पास डॉक्यूमेंट ना हो तो नौकरी भी चली जाएगी आपके, और उसके बाद में फिर आपके जो सिचुएशन टर्मिनेशन और डिप्राइवेशन की होती है वही होगी। तो याद रखना ये। ठीक है, अब आगे समझते हैं।
तो सबसे पहले ड्वेल्व सिटीजनशिप कब दी गई, इस कहानी का हम विश्लेषण करते हैं कि कब दी गई, इस पूरे सिस्टम को समझना। 1998 में 1998, यहां से हम पूरी सिचुएशन को समझते हैं। ठीक, भारत में जो नागरिकता अधिनियम आपके आया था, नागरिकता अधिनियम सिटीजनशिप एक्ट 1955, इस एक्ट में आपके प्रोविजन ये था कि आपके जितने भी पीआईओ हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी भारतीय मूल के नागरिक, ठीक है, उन लोगों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान पहले ही था, लेकिन कंडीशन क्या थी कि मिनिमम वह 7 साल भारत में आपके रहे हों। ठीक है, तो इसके तहत वो भारत की नागरिकता के लिए क्या थे, एलिजिबल थे। ये पहले ही आपके प्रोविजन आपके कर दिया गया था। अब आगे चल के 1998 में आपके होता क्या है, यहां से आपके पूरी कहानी आप सुनना समझना। ठीक है, 1998 में भारत में आपके अटल बिहारी वाजपेयी की आपके सरकार थी। ये आपके हम देखें तो आपके कोलिजन गवर्नमेंट यानी कि गठबंधन एक सरकार थी। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आपकी एक गठबंधन सरकार थी और इस अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने आपके बदलते भारत की पूरी नींव रखी थी। ठीक, यानी कि इस बदलते भारत की नींव का जो श्रेय जाता है ये उस समय की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को जाता है। ठीक है, कैसे जाएगा ये हम आपको समय के साथ आगे बताएंगे। ठीक है, क्या किया था इस समय गवर्नमेंट ने। ठीक है, अब यहां आपके हुआ क्या कि ये जो आपके 1998 की अटल बिहारी वाजपेयी की जो उस समय की सरकार थी, इस सरकार में आपके ठीक उस समय के एक परमाणु विशेषज्ञ हुआ करते थे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम ने आपके वाजपेयी जी से आपके कहा कि भारत को एक परमाणु परीक्षण की जरूरत है। ठीक, और 1983 से ये बात भारत के साइंटिस्ट बार बार भारत की सरकारों से कह रहे थे कि भारत को आपके एक परमाणु परीक्षण की जरूरत है और इस परमाणु परीक्षण को आपके किया जाए। ठीक है, अब आपके नेक्स्ट आगे समझें, आपके परमाणु परीक्षण को किया जाए तो अब परमाणु परीक्षण अगर आपके भारत करता है तो यहां कई समस्याएं आपके खड़ी हो सकती थी। ठीक है, कई अंतरराष्ट्रीय हमारे ऊपर बैन लग सकते थे। ऊपर से अटल बिहारी वाजपेयी सरकार, ये आपके गठबंधन सरकार थी, ये सरकार भी गिर सकती थी। तो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार गठबंधन सरकार होते हुए भी आपके इन्होंने भारत के हित में परमाणु परीक्षण करवाने का फैसला लिया। 1998 में इन्होंने जब आपके भारत के हित में परमाणु परीक्षण करवाने का फैसला लिया और इन्होंने एटॉमिक टेस्ट 2 शक्ति 2 पोखरण 1998 में आपके भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण आपके करवा दिया। जैसे ही भारत ने अपना एटॉमिक टेस्ट किया, अंतरराष्ट्रीय जितने भी वैश्विक समुदाय थे, विश्व के जितने भी बड़े देश थे, जितने भी अंतरराष्ट्रीय संगठन थे, उन्होंने आपके क्या कर दिया, इंडिया से दूरियां बना ली। अब इंडिया से आपके दूरियां बना ली तो यहां आपके हुआ क्या कि इंडिया को मिलने वाली जो आपके विदेशी सहायता थी वो आपके क्या हो गई, बंद हो गई। ठीक, अब इंडिया को मिलने वाली विदेशी सहायता बंद हो गई तो जो विदेशों से आपके भारी मात्रा में जो मदद आ रही थी, जो डॉलर्स आ रहा था, जो आपके पैसा आ रहा था, वो हो गया आपके बंद। ठीक है, एक कहानी तो ये हुई। अब भारत आपके सिर्फ इसी विभीषिका से आपके बाहर नहीं निकला, आगे चल के आपके और क्या हुआ कि 1999 में आपके पाकिस्तान की आर्मी ने आपके कारगिल इसके ऊपर आपके घुसपैठ कर दी। ठीक है, हिंदुस्तान ने आपके सैटेलाइट इमेज और कई आपके सूत्रों के द्वारा आपके ठीक अंतरराष्ट्रीय समुदाय को यह यकीन दिलाने की कोशिश की आपके कि कारगिल घुसपैठ में आपके ठीक कोई आपके ट्राइब्स नहीं है, ये आपके पाकिस्तान की आर्मी है। ठीक है, ये आपकी कोशिश की गई। हालांकि आपके कारगिल युद्ध को आपके भारत जीत गया। ठीक है, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी आपके भारत की बात को वेटेज नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी आपके पहले ही भारत के परमाणु परीक्षण से क्या थी, नाराज थी और कई प्रकार के अंतरराष्ट्रीय बैन आपके भारत के अंदर लग चुके थे। तो उस समय का आपके जो दौर चल रहा था, इस दौर में आपके इंडिया इंटरनेशनल लेवल पर आपके अलग थलग पड़ गया बिल्कुल, यानी कि इसके सपोर्ट में आपके इंडिया के फेवर में आपके लोग नहीं थे। तो अब इसी टाइम आपके भारत के प्रधानमंत्री आपके हुआ करते थे कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री आपके कौन हुआ करते थे? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी आपके करते क्या हैं कि ये जो आपकी समस्या आपके आई, इस समस्या का जिक्र करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी ठीक अपने एक मित्र एच.डी. सोरी से। एच.डी. सोरी आपके इनके एक मित्र थे और उनसे कहते हैं कि ऐसी ऐसी परिस्थिति आ गई है कि आपके
परमाणु युद्ध जो टेस्ट किया उसके बाद में अंतरराष्ट्रीय समुदाय आपके हमसे बात करने रेडी नहीं है। ऊपर से कारगिल में पाकिस्तान की गलती थी और उसके ऊपर भी अंतरराष्ट्रीय समुदाय में हमारी कोई बात नहीं सुन रहा। तो इधर तो अंतरराष्ट्रीय सहयोग सहायता बंद हो गई, विदेशी निवेश भारत में आ नहीं रहा है और भारत में आपके जो तेजी से जो विकास कार्य हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं अवरुद्ध आपके हो रहे हैं। तो अब किया क्या जाए? तो अब एचडी सोरी कमेटी ने आपके पूरी कहानी का आपके एनालिसिस किया और एनालिसिस करके आपके इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी से आपके ये कहा कि कोई बात नहीं, अगर अंतरराष्ट्रीय सहायता हमें नहीं मिल रही तो ठीक, आप उन लोगों को याद करो जो लोग भारतीय हैं और जो लोग भारत से विदेशों में शिफ्ट हो गए हैं और सदियों से विदेशों में आपके रह रहे हैं, दशकों से विदेशों में रह रहे हैं। अगर आप उनसे मदद की गुहार लगाओगे या उनसे मदद की आप क्या करोगे, उम्मीद करोगे, तो कहीं ना कहीं वो लोग भारतीय हैं, वो लोग भी यूपी बिहार और एमपी के रहने वाले हैं आपके, वो लोग मदद के लिए जरूर आगे आएंगे। ठीक, लेकिन आपको यकीन दिलाना होगा उन लोगों को, क्या यकीन दिलाना होगा कि आप भारतीय हैं और हम आपके इस भारतीय होने को, हम आपके जो गौरव है उसे हम आपको प्रदान करते हैं। तो एचडी सोरी कमेटी ने सबसे पहले सिफारिश की थी कि जितने भी आपके पीआईओ हैं उन पीआईओ को आप 12 सिटीजनशिप दे दो। यानी कि कोई व्यक्ति मॉरिशस में रह रहा है, कोई फिजी में रह रहा है, कोई ट्रिनिडाद टोबैगो में आपके रह रहा है, कोई मलेशिया में रह रहा है, कोई थाईलैंड में रह रहा है। ठीक, आपके जो पीआईओ आपकी कम्युनिटी है, ये पीआईओ कम्युनिटी जब भारत से बाहर गई थी तब ये भले ही मजदूर बन के गए हों, लेकिन आज की डेट में ये जो पीआईओ कम्युनिटी भारत के बाहर है ये इंटरनेशनली बड़ी स्ट्रांग सिचुएशन में है आपके। ठीक, इनमें से अगर हम बात करें तो मॉरिशस, ट्रिनिडाद टोबैगो, इन देशों के तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी आपके भारतीय हैं। ठीक, कहीं ना कहीं ये कहां से इनका संबंध है, भारत से। तो ये जो आपके पीआईओ कम्युनिटी, ठीक, अगर इसी पीआईओ कम्युनिटी की बात करें आपके अमेरिका के अंदर टॉप लेवल के डॉक्टर्स इंडियन, इंजीनियर्स इंडियन, नासा के अंदर आपके टॉप 30% आपके साइंटिस्ट इंडियंस। तो इसका मतलब ये जो पीआईओ कम्युनिटी आपके जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे या जो विभिन्न देशों में रह रही है, वो पीआईओ कम्युनिटी इन देशों के अंदर इकोनॉमिकली तो स्ट्रांग है ही है, बल्कि एक प्रेशर ग्रुप का भी काम करती है इन देशों की सरकार के ऊपर। ठीक है, तो इससे आपके क्या होगा कि अगर ये पीआईओ भारत के फेवर में आ जाएं तो इससे एक तो पैसा आएगा इंडिया में जो बंद हो गया है, और दूसरा ये जो पीआईओ हैं ये इतने पावरफुल पीआईओ हैं कि ये उन देशों की सरकार पर दबाव डाल सकते हैं कि भारत के ऊपर लगे हुए प्रतिबंधों को आप क्या करो, समाप्त करो। ये दबाव आपके डाल सकते हैं। ठीक है, तो अब एचडी सोरी कमेटी की आपके ये सिफारिश थी कि अगर इन पीआईओ को भारत से जोड़ना है, ठीक, तभी क्या होगा, अगर इन पीआईओ को भारत से हम जोड़ देंगे तो भारत के संदर्भ में आपके जितने भी क्या लगे हुए हैं, भारत के संदर्भ में आपके जितने भी जो बैन लगे हुए हैं वो हट जाएंगे। इसके अलावा आपके और क्या हो जाएगा, बैन हटने के अलावा भारत को विदेशी सहायता मिलना शुरू हो जाएगी। तो एचडी सोरी कमेटी की सहायता पे पहली बार 2003 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आपके लाया गया और इस एक्ट में 16 देशों में रहने वाले पीआईओ, जिन 16 देशों में सबसे ज्यादा पीआईओ थे उनमें रहने वाले पीआईओ को 12 सिटीजनशिप का स्टेटस प्रदान कर दिया गया। तो ये पीआईओ को 12 सिटीजनशिप आपके दी गई कि 2003 से, और 2003 से जब आपके ये 12 सिटीजनशिप की बात की गई तो इसी 12 सिटीजनशिप आपके जब बात आपके की गई तो भारत में आपके क्या होता है, आपके एक हर साल अप्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन होता है 9 जनवरी को। ठीक है, तो 9 जनवरी आपकी ये वो डेट थी जब आपके महात्मा गांधी आपके कहां से वापस आए थे, अफ्रीका से आपके वापस भारत आए थे। तो 9 जनवरी को हर साल आपके 2003 से आपके क्या मनाया जाता है, अप्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, तो अब यहां 2003 में आपके 12 सिटीजनशिप दी गई 16 देशों में रहने वाले पीआईओ को। फिर आपके ट्रायल के रूप में जब इस सिटीजनशिप को दिया गया तो ये आपकी सक्सेस रही, और फिर 2005 में आपके किया क्या गया, ठीक, 2005 में आपके विश्व के सभी देशों में रहने वाले पीआईओ को आपके 12 सिटीजनशिप दे दी गई एक्सेप्ट पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। ठीक, तो अब यहां आपके 2003 में जो कैटेगरी बनी पीआईओ की, 2005 में एक और नई कैटेगरी बन गई ओसीआई की, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। पीआईओ कौन, जिनके पूर्वज 26 जनवरी 1950 से पहले भारत छोड़ चुके थे, और ओसीआई कौन, जिनके पूर्वजों ने 26 जनवरी 1950 के बाद भारत छोड़ा। अब इस कैटेगरी से आपके कंफ्यूजन बहुत हुआ तो आपके 2015 का जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया उसमें इन दोनों कैटेगरी को मर्ज कर दिया गया और एक कॉमन कार्ड आपके बना दिया गया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। ठीक,
दोनों को मर्ज करके क्या कर दिया गया, एक कॉमन कार्ड आपके बना दिया गया, और यही कॉमन कार्ड 2015 से आपके सभी पीआईओ को आपके क्या किया जा रहा है, दिया जा रहा है। ठीक, तो ये इस तरह से आपके ड्वेल सिटीजनशिप की आपकी कहानी शुरू हुई। तो इसे अब हम यहां तक नोट कर लें। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखना आपके कि ड्वेल सिटीजनशिप की आपके अगर हम बात करें तो किस कमेटी की सिफारिश पर, एचडी सोरी कमेटी की सिफारिश पर। ठीक, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 आपके ये लाया गया, और 16 देशों में आपके रहने वाले आपके पीआईओज को आपके दी गई ड्वेल सिटीजनशिप यानी कि दोहरी नागरिकता। ठीक है, दूसरा याद रखना कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2005 के द्वारा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2005 के द्वारा वर्ल्ड के सभी देशों में रहने वाले पीआईओ को आपके इंडिया की ड्वेल सिटीजनशिप आपके प्रदान कर दी गई। ठीक है, एक्सेप्ट पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। ठीक है, एक्सेप्ट पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। ठीक है, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश क्यों, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश ये तो सब दोनों भारत के ही पार्ट थे। ठीक है, अगर इन देशों के आपके पीआईओ की हम बात करें तो ये तो सभी पीआईओ बन जाएंगे आपके फिर। ठीक, तो इसलिए आपके पाकिस्तान और बांग्लादेश को आपके क्या किया गया, अलग आपके कर दिया गया। अब हम आते हैं इससे आगे। अब नेक्स्ट अब हम देखें आपके कि ये जो आपके ओसीआई कार्ड है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ये ओसीआई कार्ड होल्डर को आपके कौन कौन सी आपकी सुविधाएं प्राप्त हैं। तो अब हम अगर बात करें आपके ड्वेल सिटीजनशिप के तहत मिलने वाली आपके फैसिलिटीज, तो फैसिलिटीज आपके मिल रही हैं किसको, ओसीआई कार्ड होल्डर को, और 2015 से आपके पीआईओ कार्ड होल्डर और ओसीआई कार्ड होल्डर दोनों को मर्ज कर दिया गया, दोनों को सेम कार्ड दिया जाता है। अब सेम कार्ड दिया जा रहा है तो आपके स्वाभाविक सी बात है ओसीआई कार्ड होल्डर जिसके पास होगा उसे आपके ये फैसिलिटीज प्रदान की जाएंगी। ठीक है, ओसीआई कार्ड होल्डर को पहली फैसिलिटी है आपके ये इंडियन पासपोर्ट रख सकते हैं, पहली। दूसरा आपके अगर ये भारत आते हैं तो इन्हें वीजा लेने की जरूरत नहीं है, ये आपके क्या कर सकते हैं, इंडिया आके इनको वीजा ऑन अराइवल मिल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब इसके बाद में नेक्स्ट अब हम आगे आते हैं। अब इसके बाद में दूसरा आपके ये है कि इन्होंने आपके अगर इंडिया में कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो उसकी सुरक्षा कौन करेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी। ठीक, अब यहां दूसरा आगे आते हैं कि इन्होंने अगर इंडिया में कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो उसकी सुरक्षा आपकी कौन करेगी, गवर्नमेंट करेगी। ठीक, अब इसके बाद में नेक्स्ट याद रखना कि इनके जो आपके बच्चे हैं ओसीआई कार्ड होल्डर्स के, इनके बच्चों को इंडिया के एजुकेशनल सीट्स इंस्टीट्यूट यानी शैक्षिक संस्थानों में क्या की जाएंगी, सीट्स आपके रिजर्व की जाएंगी। और इसके बाद में नेक्स्ट याद रखना आपके कि इंडिया में आपके ये क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी में आपके एग्रीकल्चर लैंड नहीं खरीद सकते। प्रॉपर्टी में आपके क्या नहीं खरीद सकते, एग्रीकल्चर लैंड नहीं खरीद सकते। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट दूसरा याद रखना, सेकेंड पॉइंट। अब यहां आपके दूसरा क्या होता है कि इन्हें वीजा ऑन अराइवल आपके मिल गया बिना किसी पुलिस वेरिफिकेशन के, ये आपके मिल गया। ठीक है, अब यहां एक आपके जो कमेंट भी आया है और इसकी आपके लिमिटेशन भी है। ठीक है, अब ये जरूरी थोड़ा है कि जितने भी आपके जो ओसीआई कार्ड होल्डर आपके आ रहे हैं ये सब भारत में निवेश करने ही आ रहे हैं। हो सकता है इनमें से कोई टेररिस्ट एक्टिविटी करने आ रहा हो इंडिया में, हो सकता है किसी क्रिमिनल एक्टिविटी को आपके अंजाम दे दे आपके ये भारत में आके, तो फिर उस सिचुएशन में आपके क्या, उस सिचुएशन में आपके क्या, तो ये है आपके इस कानून की आपके कमी। क्यों कमी, क्योंकि इन्हें इंडिया की ड्वेल सिटीजनशिप का स्टेटस मिला है, ये इंडियन सिटीजन नहीं है पूरी तरीके से, तो इनके ऊपर आपको अगर कोई भी केस चलाना है तो उस दूसरे देश की सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। बिना दूसरे देश की सरकार की अनुमति के आप इनको अरेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ये याद रखना। तो यहां आपकी ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो यहां आपने सबसे पहले ये देखा, क्या आपने सबसे पहले देखा कि इनको सुविधाएं आपके कौन सी मिलती हैं, इंडियन पासपोर्ट आपके रख सकते हैं, इंडिया आने के लिए इन्हें वीजा लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद में इन्होंने इंडिया में अगर कोई निवेश किया है तो उसकी सुरक्षा कौन करेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी। इनके बच्चों को इंडिया के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आपके रिजर्वेशन दिया जाएगा, और इसके अलावा इंडिया में ये प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं एक्सेप्ट एग्रीकल्चर लैंड। ठीक है, अब इसके बाद में तो एक आपके ये जो डाउट आया, ये डाउट आपके कि प्रशांत द्विवेदी कि कोई भी क्वेश्चन का आंसर कब मिलेगा, तो यहां याद रखना आपके कि कुछ आंसर आपके ऐसे होते हैं जो हम आगे पढ़ाने वाले हैं उसमें आने वाले हैं, इसलिए हम उनको क्विट कर देते हैं। पहली चीज, कुछ आंसर आपके ऐसे होते हैं जिनका इस टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है, उसके लिए हमने आपको पहले ही बोला था कि आप व्हाट्सएप पे बाद में पूछ सकते हैं। ठीक है, जो टॉपिक से आपके मेल नहीं खाते जो आंसर्स। ठीक, और बाकी के आपके कुछ क्वेश्चंस जिनका आपके यहाँ कोई लेना देना इस टॉपिक से है ही नहीं, या आपके इस
विषय से नहीं है तो उनके आपके आंसर देना जरूरी नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। जैसे कि अब हम आपकी बात करें, अब एक आपके क्वेश्चन पूछा गया है कि अभी सोशल मीडिया पर आपके हल्ला बोल आपके किसका हो रहा है। तो अब सोशल मीडिया पर बेसिकली जो हल्ला बोल हो रहा है वो आपके एसएससी और रेलवे की जो परीक्षाएं हैं इनके द्वारा आपके जो भर्तियों में जो विलंब हो रहा है उस प्रक्रिया को लेकर आपके ये हल्ला बोल हो रहा है, ठीक। क्योंकि पिछले 2 से 3 साल से आपके भर्तियां जिस तरीके से डिले आपकी होती जा रही हैं, ठीक है, करोड़ों की संख्या में आपके एस्पायरेंट्स ने आपके फॉर्म भर दिए हैं, उनकी एग्जाम डेट का नहीं पता, जो एग्जाम हो गए उनके रिजल्ट का नहीं पता, जिनके रिजल्ट आ गए उनके अपॉइंटमेंट लेटर का नहीं पता, ठीक। तो इस तरीके से जो ये डिले हो रहा है पूरे सिस्टम को, उसको लेके आपके युवाओं का जो आपकी आक्रोश है ये है आपके हल्ला बोल, ठीक है। तो अब ऐसे क्वेश्चन का आंसर कई बार इसलिए भी जरूरी नहीं होता क्योंकि ये क्वेश्चन आपके वो होते हैं कि आप सभी लोग सोशल मीडिया को फॉलो कर रहे हो और आप लोगों को खुद भी आपके ये पता है, ठीक। इसके बाद में नेक्स्ट आगे याद रखना, अब एक आपके सोनिया कसाना ये आपके डाउट आया है कि सर आप कौन सी बुक में से करवा रहे हैं। तो अब यहां आप ये समझ लो कि हमने अभी तक जो पढ़ी होंगी कम से कम 10 बुक पढ़ी होंगी आपके कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटी से रिलेटेड। तो ये जो है आपके हमारा तो पूरा सिस्टम सेट है कि हमें किस टॉपिक में कितनी चीज़ों को कराना है, और हम जो करा रहे हैं वो किसी एक बुक का परिणाम नहीं है, ये तो आपके 10 साल की मेहनत का परिणाम है कि कहाँ कहाँ किस किस चीज़ को लिंक करना है सिस्टमेटिक तरीके से। इसीलिए पूरे लिंकिंग प्रोसेस में यहाँ कई बुक्स की आपकी जरूरत होगी। जहाँ है आपके NCERT का भी क्रक्स हमने लिया हुआ है, जरूरत पड़ी तो M लक्ष्मीकांत का भी क्रक्स लिया हुआ है, जहां जरूरत पड़ी सुभाष कश्यप का भी क्रक्स लिया है। अब जहां आपकी जरूरत पड़ेगी वहां आपके न्यूज़पेपर की एडिटोरियल्स का भी आपके सहारा लिया जाएगा। तो यहां हम कभी भी किसी एक बुक से नहीं कराते। अगर हमें लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा देने की जरूरत कहीं है तो वहां हम आपके NCERT से बियॉन्ड जाके आपको एक्स्ट्रा देते हैं। तो जितना हम आपको करा रहे हैं, अगर आप ये कोशिश करो आपको NCERT में मिलेगा वो भी नहीं मिलेगा, किसी एक बुक में मिलेगा वो भी नहीं मिलेगा। ये तो आपका एक मिक्सचर है जो हमने अलग अलग तरीके से आपको इकट्ठा किया है। यानी हमारा मानना यह है कि NCERT बेसिक से भी ऊपर आपको अगर कुछ जानना जरूरी है तो हम आपको वो बता सकें, ठीक है। नेक्स्ट, अब आगे आते हैं। तो सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव इस बैच का उद्देश्य क्या था ये आप लोग समझ लो। कंसेप्ट के लेवल पे आपको स्ट्रांग बनना है, ठीक है। हम सिर्फ आपसे क्या आपको कमिट किया था कि कंसेप्चुअल लेवल पे आपको हम स्ट्रांग बनाएंगे, बाकी का कंटेंट और एडवांस और करंट का जो है वो आप खुद जोड़ोगे बाद में, लेकिन जो बेसिक कंसेप्ट है वो आप जरूर सीख जाओ, इतना उद्देश्य है। और जितने बेसिक कंसेप्ट सीखना जरूरी है, जितने बेसिक कंसेप्ट सीखना जरूरी है वो हम आपको जरूर सिखाएंगे, ठीक है। जो कंसेप्ट सीखना जरूरी नहीं है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि आपको IAS बनने के लिए बेसिक कंसेप्ट जानना जरूरी है। वो कंसेप्ट चाहे NCERT में है या नहीं है, उस कंसेप्ट को हम आपको जरूर बताएंगे। क्योंकि कई चीजें जब हम आपको बताएंगे तो कई हम आपको करंट की भी चीजें इसमें बताएंगे, और करंट की आपके जो ये चीजें होंगी वो आपके NCERT बुक्स में नहीं दी गई, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इसके बाद में नेक्स्ट यहां आपके एक डाउट आया है कि बेसिकली आपके जो NRI सीट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में आपके जो होती हैं, NRI सीट्स की फीस होती है बहुत ज्यादा। अगर ये NRI सीट फिल नहीं हुई तो कोई भी जो नीडी इंडियन है वो उस फीस को पे करके वहां एडमिशन ले सकता है, ठीक। लेकिन अंतर इतना होगा कि अगर आपके इंडियंस की फीस 50,000 है तो NRI कोटे पर फीस होती है 15 लाख, ठीक। तो इंडियंस वहां वैसे ही एडमिशन नहीं लेंगे। नेक्स्ट, अब यहाँ एक डाटा याद रखना, कुछ आपके डाउट हैं। एक डाउट आपके NRI का इंडिया में जॉब करने के लिए गवर्नमेंट कोई कोटा होता है, तो NRI का कोई कोटा नहीं होता, याद रखना, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब में आपके कोई कोटा नहीं होता। अब नेक्स्ट यहां याद रखना, एक डाउट है आपके कि ये एग्रीकल्चर लैंड आपके क्यों परचेज नहीं कर सकते। तो यहां आपके एग्रीकल्चर लैंड के पीछे आपके रीजन ये है आपके फार्मर्स का वेलफेयर, ठीक है। क्योंकि यहाँ आपके होता क्या है कि आपके भारतीय जो किसान हैं ज़्यादातर मार्जिनल फार्मर है, सीमांत किसान हैं, और भारत के इन किसानों के पास हमेशा आपके क्या बनी रहती है, पैसे की शॉर्टेज बनी रहती है। तो आपके NRI और जो OCI लोग इनके पास इतना पैसा होता है कि आपके अगर ये पैसा खर्च करने आए तो पूरा गांव की ज़मीनें आपके खरीद सकते हैं, और भारतीय किसानों की ज़मीन आपके इन पर शिफ्ट यानी कि इनके पास ट्रांसफ़र हो जाएंगी, ठीक है। तो इस वजह से आपके एग्रीकल्चर एक्टिविटी की परमिशन आपकी सरकार कभी भी दूसरे देश के नागरिकों को नहीं देगी, ठीक, ये ध्यान रखना। क्योंकि
एक्टिविटीज में आपके एक फूड सिक्योरिटी से भी रिलेटेड आपके मैटर है। और अगर ये जमीनें इन्होंने आपके खरीद ली तो जो अनाज होगा वो इन लोगों का आपके होगा, ये ध्यान रखना। फिर ये मालिक होंगे उस अनाज को विदेशों में बेचने आए या उस अनाज को भारत के मंडियों के अंदर बेचना है। तो यहाँ कई रीजन है आपके। एग्रीकल्चर पे कभी भी गवर्नमेंट आपके कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब हम आगे आते हैं इससे। अब नेक्स्ट अब हम आगे समझते हैं आपके क्या, ड्वेल सिटीजन यानी दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता का आपके महत्व, दोहरी नागरिकता का महत्व आपके क्या है। सबसे पहले तो आपके जब हम उनको ड्वेल सिटीजनशिप का स्टेटस देंगे तो भारत में निवेश बढ़ेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में निवेश आएगा, प्रॉपर्टी खरीदने में निवेश आएगा, स्कूल या कॉलेज की फीस के माध्यम से आपके पैसा आएगा, तो भारत में आने वाला डॉलर या पैसा बढ़ेगा। दूसरा, आपके दूसरे देशों से आपके संबंध हमारे क्या होंगे, बेहतर होंगे। दूसरे देशों ने हमारे ऊपर कोई दबाव अगर लगा रखा है तो ये इंटरनेशनल जो इंडियंस कम्युनिटी जो उन देशों में है उन दबावों को आपके क्या करवाएगी, आपके उनको हटवाने का काम करेगी। इसके अलावा आपके क्या होगा कि इंटरनेशनल लेवल पे आपके जो इंडिया का वर्चस्व है ये बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि आपके जब अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में इंडिया के फेवर करने की बात आएगी तो ये जो आपके इंडियन डायस्पोरा जो आपके बाहर फैला हुआ है, ये इंडियन डायस्पोरा आपके उन देशों की सरकारों पर दबाव डालेगा कि भारत के संदर्भ में आप क्या करो, एक क्लाइमेट बनाओ, एक माहौल बनाओ। जैसे कि आप देखते हो कि नरेंद्र मोदी आपके जिस किसी भी देश में आपके जाते हैं वहां के पूरे इंडियन डायस्पोरा को एड्रेस करते हैं, ठीक। तो इससे आपके क्या होता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उन देशों के अंदर भारतीयों की ताकत आपके दिखाई देती है, यानी भारतीयों की जो कम्युनिटी है वो मजबूत होकर वहां उभरती है, उन देशों की सरकार पर आपके दबाव बनाने की सिचुएशंस बनती हैं इससे, ठीक है। तो यहां आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और विश्व के आपके देशों के बीच में भारत का जो वर्चस्व होगा आपके वो बढ़ेगा। तो एक तो आपके इससे ये फायदा हुआ, लेकिन नुकसान आपके इसका यही है, जैसे कि आपके अभी एक डाउट पूछा गया कि आपके जरूरी थोड़ी है कि आपके कोई ये ओसीआई कार्ड होल्डर भारत में आ रहा है, ये भारत में निवेश कर नहीं आ रहा है, कहीं बम फोड़ने आ रहा हो तो भारत की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा हो सकता है। क्योंकि भारत में जब आपका पासपोर्ट बनता है तो यहाँ पुलिस वेरिफिकेशन हो रहा है, हमें क्या पता कि उस देश में ये पासपोर्ट कैसे बनवा के लाया है, ये क्रिमिनल तो नहीं है कहीं वहाँ का, ऊपर से यहाँ कोई पुलिस वेरिफिकेशन इंडिया आने के लिए होता नहीं है उसका, तो भारत की इंटरनल सिक्योरिटी प्रभावित हो सकती है, ये आपके एक नुकसान है। अब दूसरा आपके क्या होता है कि जरूरी नहीं है फॉरेन रिलेशन बेहतर ही बन जाए, कई बार फॉरेन रिलेशन बिगड़ भी सकते हैं। कैसे? अफ्रीका के अंदर आपके कई भारतीय रह रहे हैं जो आपके अंग्रेजों के टाइम में आपके गए, अब ये भारतीय जो आपके वहां रह रहे हैं ये मिलीनियर्स हो गए तो थे मजदूर बन के, लेकिन अब मिलीनियर्स हो गए। अब अगर ये अफ्रीका से पैसा भारत भेजेंगे तो इसका परिणाम आपके क्या होगा? अफ्रीका पहले ही गरीब देश है, आपके अफ्रीका के अंदर जो कंट्रीज हैं वो पहले ही आपके गरीब हैं। अब वो कंट्रीज गरीब हैं, उन्हें खुद जरूरत है इन्वेस्टमेंट की, और वहां रहने वाले भारतीय इंडिया में इन्वेस्टमेंट भेज रहे हैं, तो आपके जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं और भारत के बीच में आपके क्या होगा, रिलेशन प्रभावित होना शुरू होंगे। तो फिर यहाँ एक दूसरे के ऊपर बाउंडेशन लगाने की प्रवृत्ति भी आपकी बन सकती है। तो ये डुअल सिटीजनशिप का आपके क्या हो सकता है, एक नुकसान हो सकता है, ठीक। अब नेक्स्ट, तो नेक्स्ट याद रखना, अब टेररिस्ट एक्टिविटीज की अगर हम बात करें आपके, तो बिल्कुल अरेस्ट कर सकते हैं। पुलिस अरेस्ट क्यों नहीं कर सकती? अरेस्ट करने का राइट तो बिल्कुल होता ही है, बस अब उसके ऊपर केस कैसे चलाना है ये थोड़ा सा जटिल प्रक्रिया हो सकती है। अरेस्ट तो कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला आपके क्वेश्चन है, ओसीआई कार्ड आधार कार्ड के जैसा रहता है क्या? तो आधार कार्ड आपके क्या है, ये देश के अंदर आपके नागरिक होने का प्रमाण है। ओसीआई कार्ड में बस अंतर इतना होगा जैसे कि आपका आधार कार्ड में आधार लिखा होता है, ओसीआई कार्ड में ओसीआई कार्ड होल्डर और आपका एक नंबर लिखा होगा कि आप किस देश के हैं, आप कहां से हैं, ठीक है। कार्ड तो सारे एक ही जैसे होते हैं, चाहे वो आधार कार्ड हो चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस हो आपके, ठीक, सब एक ही कार्ड जैसे एक जैसे आपके होते हैं, ये ध्यान रखना। अब आते हैं हम इससे आगे, नेक्स्ट। तो ये हमने आपके देखा यहां ड्वेल सिटीजनशिप, दोहरी नागरिकता। अब दोहरी नागरिकता के बाद में अब हम आगे आते हैं अपने टॉपिक पर, ठीक है। अब आपका जो अगला टॉपिक है, ठीक, अगला टॉपिक है आपके कौन सा, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, एनआरसी और CAA, ये तीनों चीजें आपकी हैं क्या, ठीक है। सिर्फ इन तीनों चीजों के बारे में हम जानेंगे, ठीक है, कि क्या है आपके NRC, क्या है आपके NPR और क्या है आपके CAA, ठीक।
ठीक, यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। ठीक है, यहाँ आपके एक डाउट है आपके टॉपिक से हटके, इसका जवाब आप ले लो कि भारत में आईएएस ऑफिसर को आपके हटाना कठिन क्यों है। ठीक है, बड़ा सिंपल सा आपके जवाब है इसका, ज़्यादा इस पर सोचना नहीं है। ठीक, क्या है बेसिकली, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में आपके प्रोविजन ये होता है, ठीक, कि किसी भी नियुक्तकर्ता व्यक्ति को, यानी कि मान लिया कि कोई चपरासी है और उस चपरासी को अपॉइंट किया है जिला कलेक्टर ने, उस चपरासी को किसने अपॉइंटमेंट दिया है, जिला कलेक्टर ने। तो भारत का संविधान कहता है कि अगर उस चपरासी को अपॉइंट करने की अथॉरिटी कलेक्टर के पास में है तो कलेक्टर रैंक से नीचे का कोई भी अधिकारी उस चपरासी को हटा नहीं सकता। यह आपका डाउट है कि आईएएस को हटाने की प्रक्रिया इतनी कठिन क्यों है, फायर करने की। ठीक है, तो यहां आपके यह है कि अगर किसी पियोन को कलेक्टर ने अपॉइंट आपके किया है तो उस पियोन को फायर करने की अथॉरिटी कलेक्टर के पास होगी। अब आते हैं हम कलेक्टर पे। आईएएस ऑफिसर को अपॉइंटमेंट देता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति, और नियुक्त करता सरता, यानी जो नियुक्ति करता है वो कौन है, प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट से नीचे की कोई भी अथॉरिटी आईएएस को फायर नहीं कर सकती। इसीलिए आपने देखा कि आईएएस जिस स्टेट कैडर में आपके काम करते हैं उस स्टेट कैडर में आईएएस का सस्पेंशन तो कर सकती है राज्य सरकार और उनका ट्रांसफर कर सकती है, लेकिन रिमूवल ऑफ सर्विस नहीं कर सकती, क्योंकि रिमूवल ऑफ सर्विस होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के हाथ में, और आपके करेगा कौन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जिसने अपॉइंटमेंट लेटर दिया है उसी के साइन से फायर हो सकता है वो ऑफिसर। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों के। तो अब हमारा आपके जो टॉपिक है, ये 3 टॉपिक आपके सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ठीक, सबसे पहले, दूसरा याद रखना एनआरसी और तीसरा एनपीआर। एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, इसे जरा समझ लेना। ठीक, आपके विवाद है क्यों, ये विवाद आप समझ लो सबसे पहले। ठीक, समझना यहां नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को आप समझने से पहले जरा आपके ये सिचुएशन आप समझ लो इंडिया की। ये है आपका देश, आपके कौन सा, इंडिया। ठीक है, इंडिया के आपके इस तरफ आपके एक देश है आपके कौन सा, पाकिस्तान। ठीक, इस तरफ आपके ये जो देश है ये है आपके कौन सा, बांग्लादेश। पहले ये आपके ये भी पाकिस्तान होता था, बांग्लादेश। ठीक, इसके बाद में आपके एक देश है आपके ये कौन सा, अफगानिस्तान। अब बेसिक आपके ये समस्या क्या है। ठीक, ये जो आपके 3 देश आप देख रहे हो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और आपके बांग्लादेश, ये जो आपके 3 देश हैं, ये तीनों के तीनों देश आपके मुस्लिम मेजॉरिटी देश यानी कि मुस्लिम बाहुल्य देश हैं, मुस्लिम बाहुल्य देश हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ आगे समझना। अब इन मुस्लिम बाहुल्य देशों में आपके प्रॉब्लम आपके क्या थी, ये समझ लें। सबसे पहले प्रॉब्लम आपके मुस्लिम बाहुल्य देशों में आपके क्या थी, हम सिंपल आपके ये समझ लें। ठीक, कि जब आपके भारत आज़ाद हुआ, ठीक है, जब आपके भारत आज़ाद हुआ तो भारत में आपके मुस्लिम थे कितने, 2 करोड़, और आज भारत में मुस्लिम हैं कितने, 20 करोड़। इसका मतलब आपके क्या हुआ कि भारत में आपके मुसलमानों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव धर्म के आधार पर नहीं है। अब आते हैं हम पाकिस्तान में। पाकिस्तान की हम अगर बात करें तो जब भारत आपके आज़ाद हुआ तो वहां 80 लाख हिंदू थे, जो आज की डेट में है 2 लाख। अब आगे की कहानी आप समझ सकते हो। 1947 में 80 लाख जो हिंदू थे, आज वो 2 लाख आपके रह गए। तो इसका मतलब इनके अंदर क्या पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं हुई होगी, पॉपुलेशन ग्रोथ तो बिल्कुल हुई होगी। तो इसका मतलब आपके ये कि जो भी अल्पसंख्यक समुदाय, ठीक, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में जो भी अल्पसंख्यक समुदाय या जो माइनॉरिटीज था, इनका धर्म के आधार पर वहां आपके एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शोषण आपके होता था। ठीक है, इन्हें जबरदस्ती आपके धर्मांतरण करने के लिए बाध्य किया जाता था। ठीक है, ये प्रोसेस होती थी आपके पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में। ठीक, तो अब यहां आपके हुआ ये कि जब पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में आपके तीनों मुस्लिम मेजॉरिटी आपके देश हैं,
जब यहाँ रहने वाली माइनॉरिटी कम्युनिटी आपके लाइक हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी, ठीक है, और ईसाई, ये आपकी 6 कम्युनिटी आपकी हुई। इन 6 कम्युनिटियों को आपके एक क्या किया गया, एक रेशनल डिफरेंशिएशन किया गया और उस आधार पर आपके ये कहा गया कि ये जो आपके 6 कम्युनिटीज हैं, इन 6 कम्युनिटीज का इन देशों में आपके क्या होता है, उत्पीड़न या एक्सप्लॉयटेशन होता है। इस वजह से आपके इन देशों में रहने वाले आपके जो लोग हैं वो इलीगल तरीके से माइग्रेट करते हैं, माइग्रेशन करते हैं कहाँ, इंडिया के अंदर। कहाँ माइग्रेशन करते हैं, इलीगल माइग्रेंट्स यानी कि जो बिना जरूरी दस्तावेजों के आपके कहाँ आ जाते हैं, इंडिया के अंदर, ठीक है। अब बिना जरूरी दस्तावेजों के आपके ये कहाँ आ गए, इंडिया के अंदर आ गए आपके, ना इनके पास एंट्री की डेट, ठीक, ना कुछ, ठीक है। अब आगे समझना, अब आगे की कहानी आपके ये, तो ये जो आपके सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 है, इसका उद्देश्य ही आपके ये है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से इंडिया आपके जो 6 आपके कम्युनिटी के आपके लोग आ रहे हैं, कौन कौन सी 6 कम्युनिटी, हिंदू, सिख, बुद्ध, क्रिश्चियन, जैन और पारसी, एक्सेप्ट मुस्लिम्स। इन 6 धर्म के लोग अगर 31 दिसंबर 2014 से पहले आपके इंडिया आ चुके हैं तो इस अवधि को आपके 5 साल हो चुके हैं, ठीक। तो इसका मतलब इन लोगों को अब इंडिया की सिटीजनशिप किस पद्धति के द्वारा दे दी जाएगी, नेचुरलाइजेशन यानी कि देशीकरण के द्वारा आपके प्रदान कर दी जाएगी। किस पद्धति के द्वारा इन्हें आपके दे दी जाएगी इंडिया की सिटीजनशिप, नेचुरलाइजेशन यानी कि देशीकरण के द्वारा आपके इन्हें इंडिया की सिटीजनशिप प्रदान कर दी जाएगी। अब यहां इसके लिए आपके किया क्या गया, नेचुरलाइजेशन की अवधि को चेंज किया गया। कल की क्लास में हमने आपको बताया था कि नेचुरलाइजेशन के लिए 11 साल भारत में रहना जरूरी है, लेकिन इसमें जो ड्यू डेट आपके दी है इसके तहत आपके सिर्फ 5 साल पहले ही जो लोग आपके इंडिया आए हैं इन धर्मों से संबंधित और इन देशों से संबंधित, उन्हें आपके इंडिया की सिटीजनशिप प्रदान कर दी जाएगी, ठीक है। तो यहां आपके नेचुरलाइजेशन की आपके ये जो प्रक्रिया है इसमें संशोधन आपके किया गया और नेचुरलाइजेशन के द्वारा नागरिकता प्राप्त करने की जो शर्त 11 साल थी, ठीक, अब इस अवधि को घटा के इन लोगों के लिए आपके क्या कर दिया गया, 5 साल कर दिया गया, ठीक है। और यहां गवर्नमेंट के द्वारा आपके ये तर्क आपके दिया गया कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में ये जो सभी लोग हैं, ठीक, इन सभी धर्मों के लोगों का वहां एक्सप्लॉयटेशन या उत्पीड़न हो रहा है, जिस वजह से ये लोग इंडिया में इलीगल माइग्रेशन करते हैं, ठीक। और इंडिया में आपके लोग जो इलीगल माइग्रेशन करते हैं आपके, ठीक है, तो उन्हीं लोगों को आपके भारत की स्थायी नागरिकता के संदर्भ में इस कानून को आपके लाया गया है, ठीक है। अब यहां क्वेश्चन आपके ये आया कि ये कानून आपके सरकार ले तो आई, लेने के साथ ही आपके हुआ ये कि अब सरकार के ऊपर आपके लग गया प्रश्न चिन्ह, ठीक है। प्रश्न चिन्ह आपके किस आधार पे आपके सरकार के ऊपर लग गया, लोगों ने कहा कि आपके ये धर्मनिरपेक्ष राज्य है, भारत को हम क्या कहते हैं, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, ठीक। और दूसरा आपके राज्य किसी धर्म को समान रूप से बढ़ावा देने का आपके क्या करेगा, प्रयास करेगा, ठीक है। ऐसी आपकी व्यवस्था की गई है। तो लोगों ने आपके ये कहा कि जो भारत आपके एक धर्मनिरपेक्ष आपके राज्य है उसमें आपके ये धर्म के आधार की बात कर किस लिए दी गई, ठीक। अगर इन 3 देशों से आने वाले ये 6 धर्मों के लोग भारत आके आपके, ठीक, देशीकरण के तहत 5 साल रह के आपकी नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं, तो फिर मुस्लिमों के लिए भी आपके ऐसा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आपके भारत की धर्मनिरपेक्ष छवि को क्या करता है, बिगाड़ता है। तो सरकार भी इसके ऊपर आपके कोई ना कोई तर्क देगी, ठीक। तो सरकार ने आपके तर्क दिया यहां तार्किकता का, रेशनलिटी का। रेशनलिटी के तर्क के आधार पर सरकार ने आपके कहा कि अगर हम अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश की आपकी सिचुएशन को आपके अगर हम देखें तो यहां आपके धार्मिक उत्पीड़न सिर्फ इन्हीं कैटेगरी के लोगों का हो रहा है और यहां आपके क्या है, ठीक, धार्मिक कैटेगरी का उत्पीड़न मुस्लिमों के द्वारा इन्हीं लोगों का आपके किया जा रहा है, ठीक। अब यहां हम दूसरी पोजीशन को अगर हम देखें तो हम पाकिस्तान की ही जैसे बात करें, ठीक, तो अब यहां आपके जो जनता का एक वर्ग था उसका यह भी मानना था कि मुस्लिमों के अंदर भी शिया और सुन्नी 2 वर्ग आपके होते हैं,
ठीक। और मुस्लिमों के अंदर भी आपके शिया वर्सेस सुन्नी, जिस देश में सुन्नी ज्यादा होंगे वहां शिया का एक्सप्लॉयटेशन होगा, जहां शिया ज्यादा होंगे वहां सुन्नियों का एक्सप्लॉयटेशन होगा। तो एक वर्ग जो आलोचक था उसका ये भी कहना था आपके कि ये कहां लिखा है कि आपके इन्हीं देशों में आपके इन लोगों का आपके एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है या सिर्फ मुस्लिमों के द्वारा इनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, जैसे कि पाकिस्तान में शियाओं का आपके एक्सप्लॉयटेशन होता है। ठीक है, यह हुआ। इसके अलावा म्यांमार में आ जाए, ठीक, तो म्यांमार में आपके रोहिंग्या मुसलमान, ये जो समस्या है आपको रोहिंग्या वाली, वहां मुसलमानों का भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। इसके अलावा अगर हम भूटान में आ जाएं तो भूटान में आपके क्रिश्चियंस का भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो इसका मतलब आपके ये है कि हम ये पूरी तरह से नहीं कह सकते कि मुसलमानों के द्वारा ही आपके एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, अदर कम्युनिटीज के द्वारा भी तो अदर धर्मों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो इसका हमने आपके कोई उचित आधार प्रस्तुत नहीं किया या सरकार ने कोई उचित आधार प्रस्तुत नहीं किया। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट, अब यहां याद रखना, अब यहां एक प्रॉब्लम आपकी थी, वो आपकी क्या थी? ठीक है, अगर मान लिया आपके पाकिस्तान से कुछ मुस्लिम भी इंडिया आके रहे और कुछ हिंदू या सिख भी इंडिया आके रहे, ठीक है, अब ये 6 साल या 7 साल इंडिया आपके रह गए, ठीक, और 6 साल या 7 साल ये इंडिया रह गए, तो इसका मतलब ये है कि जो सिख या हिंदू है उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी इस कानून की तरह, और भारत आपके जो मुस्लिम्स आपके आ रहे हैं उन्हें नागरिकता आपके नहीं मिलेगी। ठीक, एक आपके ये भी डिस्प्यूट है। ठीक, तो इसको भी लेके आपके इसका क्या किया जा रहा है? आपके विरोध किया जा रहा है। ठीक है, तो सरकार ने आपके यहां बड़ा सीधा सीधा सा आपके तर्क सिर्फ इतना दिया है कि ये जो आपके 3 देश हैं, ठीक है, अब इन 3 देशों में आपके क्या होगा? ठीक, कि इन 3 देशों से कोई भी धार्मिक अल्पसंख्यक अगर भारत आ रहा है, ठीक, तो नेचुरलाइजेशन की शर्त उसकी 5 साल आपके कर दी गई, 5 साल के अंदर उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। अर्थात 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और आपके अफगानिस्तान के रहना वाला कोई भी हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, ईसाई, जैन और बुद्ध, इनमें से अगर कोई भी व्यक्ति आपके इलीगल माइग्रेंट करके भी भारत आपके आ रहा है तो उसे भारत का नागरिक घोषित कर दिया जाएगा। अब इसमें यहां ये याद रखना कि ये जो आपके है, इस एक्ट को वैसे तो पूरे भारत में लागू किया गया है, लेकिन कुछ क्षेत्र जैसे असम का कार्बी आंगलंग, मेघालय का गारो हिल एरिया, मिजोरम की चकमा डिस्ट्रिक्ट और त्रिपुरा का आपके ट्राइबल एरिया, इसके अलावा आपके इनर लाइन परमिट एरिया अरुणाचल, मिजोरम और नागालैंड। अब यहां याद रखना कि ये जो आपके 4 राज्य हैं, 4 राज्य आपके 6th शेड्यूल के राज्य हैं, 6th शेड्यूल, 6वीं अनुसूची के आपके ये राज्य हैं। ठीक है, तो एक तो 6वीं अनुसूची के राज्यों को इससे आपके छूट प्राप्त है, पहली चीज, क्योंकि यहाँ ट्राइबल बाहुल्य क्षेत्र आपके ज्यादा है। ठीक है, इसके लिए यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन अलग हैं। अब ये जो आपके दूसरा इनर लाइन आपके परमिट एरिया, ये व्यवस्था चली आ रही है ब्रिटिश काल से। 1873 से आपके हुआ क्या कि ये जो आसाम वगैरह का ये जो क्षेत्र था, ठीक है, यहाँ ब्रिटिश सरकार ने ये व्यवस्था बनाई कि अगर यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज का हमें पूरी तरीके से एक्सप्लॉयटेशन करना है तो जो बंगाल से जो लोग आपके यहाँ आ रहे हैं, वो बंगाल अब बांग्लादेश हो गया है, जो लोग आसाम की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, और जो भारत से आसाम की तरफ आ रहे हैं, उनकी एंट्री को आपके बैन किया जाए। ठीक है, यानी कि उनकी एंट्री के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन आपके बनाए गए और इसी को हम इनर लाइन परमिट एरिया के नाम से आपके क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक, तो इस एरिया में भी आपके ये जो कानून है अरुणाचल, मिजोरम और नागालैंड, वो आपके सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आपके लागू नहीं है। तो ये सामान्य सा आपके प्रावधान है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 का। दूसरी खास बात आपके ये है कि जो भारत के आपके मुस्लिम्स हैं, भारत के मुसलमानों का इस कानून से कोई भी लेन देन नहीं है और ना ही इस अमेंडमेंट एक्ट के आने के बाद भारतीय मुसलमानों की नागरिकता खतरे में पड़ रही है। ठीक, ये तो भारत जो अल्पसंख्यक आ रहे हैं विदेशों से, उनके लिए है ये कानून। ठीक, भारतीय मुसलमानों का इससे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ठीक, अब कई पॉलिटिशियन ने आपके जो र्यूमर्स यहाँ आपके बना दी कि आपके नया अमेंडमेंट एक्ट आपके जो आ जाएगा आपके, ठीक, नया अमेंडमेंट एक्ट आने से आपके भारतीय मुसलमानों की नागरिकता खतरे में पड़ जाएगी, तो बिल्कुल नहीं पड़ जाएगी। भारतीय मुसलमानों को तो इससे कोई लेना देना है ही नहीं। ठीक है, तो ये था आपके ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। ठीक, तो अब आते हैं हम इससे आगे। अब इससे रिलेटेड आपको इनर लाइन परमिट एरिया अब यहां याद रखना। ठीक है, इनर लाइन परमिट एरिया बेसिकली आपके था क्या, 1873 में ब्रिटिश सरकार, ब्रिटेन का शासन था आपके, इन्होंने आपके क्या किया कि ये है आपके पूरा आसाम, क्या है ये पूरा आसाम, उस समय तो आसाम
ठीक, ये सब आसाम के अंदर ही आता था पूरा क्षेत्र, ये राज्य तो बहुत बाद में बने हैं। और ये है आपके इस तरफ बांग्ला, पहले बंगाल होता था, ये बंगाली बोलते हैं, इसे बंगाल ही बोलते थे, पश्चिम बंगाल पूर्वी बंगाल तो बाद में बना है। और ये था आपके इंडिया का आपके ये क्षेत्र, ठीक है। तो भारत से भी कुछ लोग यहाँ जाते होंगे, बंगाल से भी कुछ लोग जाते होंगे। तो ये जो क्षेत्र था वो नेचुरल रिसोर्स बाहुल्य क्षेत्र था पूरा। ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग हम ही करें, यानी इनका पूरा उपयोग क्या करें, हम ही करें। लेकिन जब बंगाल और इंडिया के भी जब बिजनेसमैन यहाँ आएंगे तो ये भी तो इन नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करेंगे। तो यहाँ आपके व्यवस्था क्या बनाई गई कि ब्रिटिश सरकार ने आपके ठीक एक कानून बनाया और उस कानून में आपके इस एरिया को आपके क्या किया, घोषित इनर लाइन परमिट एरिया। इनर लाइन मतलब इस लाइन के अंदर आने के लिए इन बंगाल भाषियों को और इंडिया भाषियों को परमिट लेना पड़ेगा। जब तक ब्रिटिश सरकार इन्हें परमिट आपके नहीं देगी तब तक यहाँ जाके आपके कोई ये इकोनॉमिक एक्टिविटी या यहाँ के रिसोर्सेज का दोहन नहीं कर पाएंगे। तो इस एरिया को आपकी छूट प्रदान की गई है, किससे, इस एक्ट से, ठीक है। मणिपुर आपके ये जो है ये लास्ट स्टेट है, ठीक है। मणिपुर को इसमें आपके क्या किया गया है, इनर लाइन परमिट एरिया में आपके लास्ट स्टेट के रूप में आपके इंक्लूड किया गया है, ध्यान रखना। मणिपुर आपके लास्ट स्टेट है इनर लाइन परमिट एरिया की, ठीक है। और कोई डाउट इससे रिलेटेड? अब नेक्स्ट अब हम आते हैं अपने अगला डाउट। अब समझना आपके एनआरसी। अब ये एनआरसी का बेसिकली आपके विवाद था क्या, ठीक है, समझना आगे। एनआरसी की अगर हम बात करें आपके नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, ठीक, तो सबसे पहले तो हम ये देख लें आपके नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन का आपके उद्देश्य क्या है, ठीक। तो अब नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन का आपके उद्देश्य ये है कि ये आपके भारत का आपके कोई क्षेत्र है, ठीक है। भारत के इस क्षेत्र में हो सकता है कुछ इंडियन भी रह रहे हों और हो सकता है कुछ फॉरेनर भी रह रहे हों, ठीक है। अब यहाँ एक पॉइंट समझना, इस क्षेत्र में आपके 10 लोग रह रहे हैं इंडियन और 4 लोग रह रहे हैं आपके फॉरेनर, ठीक। तो यहां याद रखना कि इन 10 लोगों की जो गिनती आपके हो रही है वो होगी आपके एनआरसी में, और इन 14 लोगों की आपके जो गिनती होगी वो होगी आपके एनपीआर में, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। दोनों में अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। पहले तो एनआरसी और एनपीआर में डिफरेंस आप समझ लो, ठीक है। एनआरसी का मतलब आपके किसी क्षेत्र में इंडिया के प्योर कितने सिटीजन हैं जो इंडियंस हैं, जिनके पास भारत के डॉक्यूमेंट हैं, ठीक, ये आपके उद्देश्य हुआ। दूसरा याद रखना आपके, अब इस क्षेत्र विशेष में 10 इंडियन है, मान लिए 4 बाहर हैं, इन दोनों की संख्या मिला दें तो ये हो गया एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। अब एनआरसी का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि किसी क्षेत्र में रहने वाले इंडियंस को आइडेंटिफाई करना और जो गलत रूप से आपके रह रहे हैं, ठीक, उनका नाम एनआरसी से हटाना, ठीक, और अगर गलत रूप से रह रहे हैं तो उन्हें विदेश भेजने की या जिस देश के वो रहने वाले हैं वहां भेजने की कोशिश करना, ये है आपके एनआरसी। अब एनआरसी की अगर हम बात करें तो आपके एनआरसी की कहानी आपके शुरू कहां से होती है। एनआरसी की कहानी की अगर हम शुरुआत की बात करें तो ये कहानी आपके शुरू होती है आपके आसाम से। आसाम के अंदर था क्या आपके कि आसाम हमेशा से आपके टी स्टेट के रूप में जाना जाता रहा, चाय बागान। अब चाय बागान के रूप में आपके जो आसाम जाना जाता था, तो यहाँ चाय बागानों में काम करने के लिए जो लेबर थी आपके, वो बंगाल और बिहार से आपके लाई जाती थी। कहाँ से लाई जाती थी? बंगाल और बिहार। अंग्रेजों के टाइम से ये व्यवस्था आपके चली आ रही थी। अंग्रेजों के टाइम से जब आपके बंगाल और बिहार के लोग यहाँ लेबर के रूप में आते थे, तो आसाम की जो लोकल आपके ट्राइब थी उनके साथ उनका डिस्प्यूट आपके हमेशा से होता हुआ आता था। अब होता यह है कि अंग्रेज आपके चले गए और 1950 में आपके आसाम बन गया भारत का आपके राज्य, ठीक है। तो ये आपके जो बिहारी और जो बंगाली जो आपके लोग आसाम में थे, बंगाल में भी पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल हो गया बाद में, ठीक है। तो इन लोगों और स्थानीय लोगों के बीच में आपके डिस्प्यूट होना आपके शुरू हुआ और ये मांग आपके उठने लगी कि असम के लोकल लोगों का एक रजिस्टर तैयार किया जाए और बाहरी लोगों को यहां से निकाला जाए, ठीक है। 1951 से आपके ये मांग आपके क्या हुआ, उठना शुरू हुआ,
ठीक है। अब 1951 से ये मांग आपके 18 आपके शुरू हुआ और ये मांग आपके जो जोर पकड़ती है वो पकड़ती है 1975 में, 1975 में। 1975 में आपके ऑल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ आसाम, ठीक है, असम के सारे स्टूडेंट्स की यूनियन ने बड़ी तीव्रता के साथ इस मांग को आपके उठा दिया। अब इस मांग को आपके उठा दिया तो ये मुद्दा आपके बन गया असम में। तो 1985 में आपके राजीव गांधी सरकार के टाइम एक असम एकॉर्ड, एक असम समझौता होता है और इस असम समझौते के तहत आपके व्यवस्था की जाती है किसकी, एनआरसी की, ठीक, यानी कि असम के अंदर एक रजिस्टर बनाया जाएगा वहां के नागरिकों का, ठीक है। और ये जो आपके रजिस्टर है, ठीक, इस रजिस्टर में आपकी व्यवस्था यह की गई कि 25 मार्च 1971 से पहले जो लोग असम में आ चुके थे उन्हें तो असम की नागरिकता दे दी जाएगी, लेकिन 25 मार्च 1971 के बाद जो लोग असम में आए हैं, भले ही उनके पास वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, ठीक, ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक, कुछ भी हो, उन लोगों की नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर ये लोग अपने डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हुए, जैसे यहां एक और भी होगा, एक और व्यवस्था आपके यहां की गई कि मान लिया कि कोई व्यक्ति है वो आ तो पहले ही गया था 25 मार्च 1971 के, लेकिन उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, उसके जल गए या कुछ भी हो गए, तो वो आपके जब कोर्ट में जाएगा, ठीक, एक डिटेंशन कोर्ट आपकी बनाई जाएगी, डिटेंशन सेंटर, वहां अगर कोई व्यक्ति ये गवाही दे दे कि नहीं ये पहले से आपके रह रहा है, तो उसकी गवाही को आपके क्या मान लिया जाएगा, उसकी नागरिकता का आधार मान लिया जाएगा। अब असम में आपके ये प्रक्रिया आपकी शुरू हुई, ठीक है, और असम में जो आपकी ये प्रक्रिया शुरू हुई तो आपके 10 साल में, आपके 10 साल तक चली है पूरी प्रक्रिया, और वहां आपके 2 कैटेगरी में लोगों को बांटा गया। एक तो वे आपके बाहर के लोग जो 25 मार्च 1971 से पहले आपके असम आ गए थे, क्योंकि 1971 में आपके बहुत भारी मात्रा में आपके क्या हुआ, बांग्लादेश के लोग आपके कहां एंटर हुए, असम या इंडिया के पूरे क्षेत्रों में एंटर हुए, ठीक है, जब बांग्लादेश का आपके पाकिस्तान से विभाजन हुआ या अलग हुआ था उस समय। तो इस समय आपके होगा ये कि यहां 2 आधार बनाए गए कि 25 मार्च 1971 से आपके जो पहले जो लोग थे आपके, ठीक है, 1971 से पहले जो लोग आपके क्या थे, असम में आ चुके हैं, उनका तो एनआरसी में आपके क्या कर दिया जाएगा, नाम दे दिया जाएगा। लेकिन जो लोग 25 मार्च 1971 के बाद में आपके असम में आए हैं, उन्हें असम की नागरिकता रजिस्टर से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। और इस पूरी प्रोसेस में 19 लाख आपके लोग क्या हुए, असम की एनआरसी से बाहर हो गए। अब प्रॉब्लम यहां आपके हुई कि इन 19 लाख लोगों के पास वोटर आईडी कार्ड भी है, राशन कार्ड भी है और आपके आधार कार्ड भी है, लेकिन 25 मार्च 1971 के बाद का है, ये अपनी नागरिकता का प्रूफ नहीं दे पाए और ये आपके क्या हुआ, बाहर हो गए। अब प्रॉब्लम आपके ये आई आपके, ठीक, अचानक सरकार ने आपके घोषणा की कि ये जो आपके एनआरसी है इसे पूरे नेशन वाइड यानी पूरे देश में आपके क्या किया जाएगा, लागू किया जाएगा। तो अब जब देश में आपके लागू किया जाएगा तो यहां आपके कोई एक सर्टेन डेट भी डिसाइड होगी, और अगर भारत में रहने वाले लोग आपके उस सर्टेन डेट के डॉक्यूमेंट प्रस्तुत नहीं कर पाए, ठीक, तो आपके एनआरसी में उनका नाम नहीं आएगा, ठीक है। तो ये था आपके ये कानून, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, आपके प्रॉब्लम आपके इससे ये थी, ठीक है। तो ये था आपके कौन सा कानून, एनआरसी, एनआरसी। अब आते हैं हम इससे आगे। अब अगला कानून नेक्स्ट याद रखना आप, एनपीआर। अगला कानून क्या याद रखना है आपको, एनपीआर, एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। अब नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की अगर हम बात करें आपके, तो इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य मान ला आपके ये है कि ये है आपके दिल्ली के अंदर आपने देखा कि 1 करोड़ लोग रह रहे हैं आपके भारत के, और यहां 5 लाख लोग विदेशी वीजा पे आए हैं जो विभिन्न आपके विदेशी गतिविधियां कर रहे हैं। तो एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का उद्देश्य यह है कि किसी क्षेत्र में टोटल कितने लोग रह रहे हैं लीगल तरीके से, इलीगल नहीं, लीगल तरीके से। एक तो इलीगल माइग्रेंट हो गया जिनकी संख्या कहीं पता नहीं है हमें, ठीक, लेकिन कुछ वीजा लेके भी तो आ रहे हैं भारत के अंदर नौकरी करने लोग। तो दिल्ली में आपके 1 करोड़ आपके देशी लोग हैं और 5 लाख लोग आपके विदेशी हैं जो वीजा के द्वारा यहां आए हैं। तो टोटल आपके 1 करोड़ 5 लाख लोग दिल्ली में रह रहे हैं, ठीक, इसकी काउंटिंग करेगा एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। इसके अंदर नागरिक और विदेशी दोनों शामिल होंगे, ठीक है। तो अब यहां आपके काउंटिंग का आपके उद्देश्य क्या रहेगा, इसमें उन लोगों को आपके शामिल किया जाएगा जो 6 मंथ से आपके किसी रीजन में आपके रह रहे हैं और अगले 6 महीने आपके रहने के इच्छुक हैं, तो उनका आपकी गिनती किसमें की जाएगी, एनपीआर यानी कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ठीक है। अब इनका जो आपके उद्देश्य है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को बनाने का,
ये है डेवलपमेंट एंड वेलफेयर से रिलेटेड प्लानिंग करना। क्या करना? डेवलपमेंट एंड वेलफेयर से रिलेटिंग प्लान करना। क्योंकि दिल्ली के अंदर आपके जो संसाधन हैं, उन संसाधनों का वितरण 1 करोड़ लोगों में नहीं करना है, अब 1 करोड़ 5 लाख लोगों में करना है। तो इससे संबंधित संसाधनों का वितरण करना आपके इसका उद्देश्य होगा। और इसके लिए आपकी जो संस्था बनाई गई है, रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, एनपीआर में अगर हम देखें तो आपके इसमें विवाद क्या है? कुछ लोग आपके समझ रहे हैं आपके कि एनपीआर एनआरसी से रिलेटेड है, जबकि ऐसा नहीं है। एनआरसी में आपके देख क्या रहे हैं? भारत के सिटीजन होने का प्रमाण, और यहां एनपीआर में सिर्फ हम भारत में लीगल तरीके से रहने वाले लोगों की संख्या। ठीक है, यह हुआ। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास मान लिया कि 25 मार्च 1971 के बाद का भी अगर वोटर आईडी कार्ड है, तो आप एनपीआर में तो आ गए, लेकिन एनआरसी की शर्त से बाहर हो गए। ये ध्यान रखना। ठीक है, तो यहां आपके ये माना जा रहा है आपके कि एनपीआर एनआरसी से रिलेटेड है, तो ऐसा कुछ नहीं है। एक तो ये विरोध का कारण है। दूसरा आपके ये है कि भारत के अंदर रहने वाले लोगों की संख्या का काम तो सेंसस यानी कि जनगणना में भी होता है, और जनगणना अगले साल आपके होने वाली है, तो फिर इस एनपीआर की जरूरत क्या थी? तो दूसरा यहां याद रखना कि जनगणना के अंदर सिर्फ स्थायी निवासियों को काउंट किया जाता है, विदेशियों को नहीं। पहला पॉइंट, जनगणना के अंदर आपके सिर्फ पॉपुलेशन से आगे बढ़ते हुए कई डाटा शामिल किए जाते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को शामिल किया जाता है, कुछ रिलीजियस आधार पर कुछ डाटा होते हैं। ठीक है, तो यहां कई डाटा आपके शामिल होते हैं, जबकि इसमें आपके ऐसा कोई डाटा शामिल नहीं है। तो ये इससे रिलेटेड आपके कुछ विवाद थे। तो ये हमने आपके देखा, ये जो चर्चा में चलने वाले आपके जो 3 वर्ड थे, कौन कौन से आपके 3 वर्ड चर्चा में चलने वाले आपके, जो ये 3 वर्ड थे आपके, ठीक, एनपीए, एनसीआर और सीए। अब कुछ हम डाउट्स को अब यहां समझ लें। तो नेक्स्ट आपके यहाँ प्रेजेंट में आपके इनर लाइन परमिट एरिया में भारतीय को कोई एक्टिविटी करनी है आपके इकोनॉमिक, तो किसी भी परमिशन की जरूरत नहीं है आपके, बस कुछ राज्य सरकार के कानूनों को फॉलो करना पड़ेगा। दूसरा याद रखना कि गवर्नमेंट ने अगर इलीगल माइग्रेंट पकड़े तो इन्हें शिफ्ट क्या करेगी? तो बेसिकली होती है एक प्रत्यावर्तन संधि। अब भारत और बांग्लादेश के बीच में ऐसी कोई संधि नहीं है, तो ये 19 लाख लोग अभी असम में ही रह रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज नियम तो यह है कि 19 लाख लोगों को कहां शिफ्ट कर देना चाहिए था? बांग्लादेश, लेकिन संभव नहीं है। ठीक, अब ये पता चलाने का हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है कि इलीगल माइग्रेंट भारत में किस ईयर में या किस डेट में आए थे। ये पता चलाने का हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। ठीक है, या तो हम उनके डॉक्यूमेंट को आधार मान लें, या फिर किसी थर्ड पर्सन की जो लोकल आपके व्यक्ति है उसकी गवाही को हम आधार मान लें कोर्ट के अंदर। अब नेक्स्ट आगे याद रखना, इंडिपेंडेंस के वक्त आपके असम इंडिया का पार्ट, हमने आपको बताया था ना, एक तो थे ब्रिटिश प्रोविंस इंडिपेंडेंस के वक्त, एक थे प्रिंसली स्टेट। तो ये प्रिंसली स्टेट का पार्ट था, ना कि इंडिया का, ध्यान रखना। तो जिन लोगों को आपके बाहर किया, उन लोगों को उनकी कंट्री एक्सेप्ट नहीं करती, तो वो इंडिया में ही रहेंगे। जैसे कि आपको बताया ना कि 19 लाख लोग आपके जो असम के हैं वो आइडेंटिफाई तो हो गए हैं, भारतीय नहीं है, लेकिन भेजें कहां? ठीक, ये ध्यान रखना। बांग्लादेश एक्सेप्ट कभी करेगा ही नहीं, तो हो कुछ नहीं सकता, बस उनकी नागरिकों को मिलने वाली सुविधाएं आपके समाप्त कर दी जाएंगी। तो ये सारे डाउट्स हैं आपके, और कोई भी आप डाउट्स हो तो आप आगे व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग पूछ लीजिएगा।